वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू सिलेबस जो कि 2020 में आया हुआ है 2020 में, और क्लास 12th है, चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से शेयर करना वीडियो देखने के बाद। तो आज की वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा कि जो न्यू सिलेबस आया है, जो आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र थे वो 4th चैप्टर था पहले, और अब 3rd चैप्टर हो गया है। जो 3rd चैप्टर पहले था, पहले के सिलेबस में, वो डिलीट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि कौन कौन से सिलेबस चेंज हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में 12th के। तो ठीक है ना। और चलो चलते हैं हम अपने स्लाइड की ओर। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या है ये। ओके, ये पार्ट 1 है और उसका मैं पार्ट 2 आपको बनाऊँ, दूसरी वीडियो में मिल जाएगा आपको। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम देखेंगे क्षेत्रीय संगठन क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। क्षेत्रीय संगठन कैसे, किस लिए बनाया जाता है, किसकी विशेषता क्या क्या है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, सेकंड है यूरोप संघ क्या है, यूरोप कैसे, मतलब यूरोप जो है, यूरोप संघ कैसे बना और यूरोप की स्थिति कैसे सुधरी धीरे धीरे। यूरोप में जो व्यापार था वो भी बढ़ा और कैसे कैसे सुधार आया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आसियान क्या है, उसकी विशेषताएं, और चीन में व्यापार कैसा बढ़ा, और भारत और चीन के संबंध में सुधारों कैसे आया। तो आज पार्ट 1 में हम ये पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में, जापान के बारे में, इसराइल के बारे में, रूस के बारे में और भारत के बारे में। तो हम इन वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सत्ता के जो वैकल्पिक ग्रंथ हैं उनका मतलब अर्थ क्या है। तो सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र से क्या अभिप्राय है, उनसे यह अभिप्राय है, उन देशों और संगठनों से यह अभिप्राय है जो भविष्य में जाकर महाशक्ति बन सकते हैं और वह वर्तमान में भी विश्व व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो ये जो है सबसे महाशक्ति कौन थी, पहली महाशक्ति अमेरिका थी। तो अमेरिका के बाद जो है कौन सी महाशक्ति बन सकती है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का यही अर्थ होता है कि आगे चल के भविष्य में जाकर महाशक्ति कौन बन सकता है, वर्तमान समय में विश्व व्यवस्था मुख्य भूमिका कौन निभाएगा। तो यही सत्ता के वैकल्पिक केंद्र होते हैं, ठीक है ना। इनसे यही अभिप्राय है इन देशों से। चलिए हम आगे आगे पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं। चलिए चलते हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय संगठन क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं और इन्हें इन्हें बनाने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। क्षेत्रीय संगठन क्या क्या होते हैं। जब किसी क्षेत्र में स्थित देश मिलकर किसी संगठन का निर्माण कर लेते हैं, मतलब कि जब कोई देश है, कोई क्षेत्र है, तो क्षेत्र किसी देश से मिलकर जब किसी संगठन का निर्माण कर लेता है और किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करता है, तो ऐसे संगठन को ही क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। वर्तमान समय में ऐसे अनेक संगठन बनाए गए हैं, जैसे आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, सार्क हो गया, आदि हो गया। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है कि जब कोई क्षेत्र किसी देश से मिलकर कोई संगठन का निर्माण करता है और वह अपने विशेष उद्देश्यों को पूरे करने में सफल हो जाता है, प्रयास करता है, और तो ऐसे संगठन को ही क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है, जो कि क्षेत्र से देश की ओर स्थित होता है और मिलकर कार्य करता है, और ऐसे को ही ये संगठन क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। वर्तमान समय में ऐसे संगठन, अनेक संगठन बनाए गए हैं, जैसे कि आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क आदि। ऐसे ऐसे संगठन बनाए गए हैं जो कि देशों के लिए कार्य करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी बढ़ावा देते हैं, व्यापार में बढ़ावा देते हैं और आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी कार्य करते हैं। चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं और उसके अगली स्लाइड में चलता हूँ मैं। क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। क्षेत्रीय संगठन का निर्माण देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। कोई भी, मतलब एक देश है और दूसरे देश के साथ जो है आपसी सहयोग को बढ़ाने में, ये कार्य में सहयोग देता है क्षेत्रीय संगठन। और उसके बाद जो है दो देशों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी क्षेत्रीय संगठन कार्य करता है। दो दो देश के बीच में, जैसे भारत और चीन के साथ, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसे युद्ध होते रहते हैं, मतलब युद्ध की संभावना होती है, तो उनके जैसे दो देश हैं, दो देश के बीच जो है ये शांति के कार्य करता है, शांति को समझाने और उनके बीच जो है
शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी कार्य करता है। ये विवादों को निपटाता है क्षेत्रीय संगठन। और उसके देखते हैं तीसरा पॉइंट, किसी क्षेत्र में स्थित देशों के विकास को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। एक क्षेत्र स्थित देशों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, मतलब दूसरे देशों के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, एक देश से दूसरे देश के लिए। और उसके बाद ये चौथा पॉइंट है, विश्व शांति और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। विश्व शांति और व्यापार को बढ़ाने के लिए, शांति मतलब विश्व में जो वर्ल्ड में शांति बनाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, एक दूसरे देश के लिए, जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो। तो अब मैं बताऊँ आपको यूरोप संघ क्या है और यूरोप संघ कैसे बना और कैसे कैसे इसके बारे में आगे चलेंगे, हम आगे बात करेंगे। तो यूरोपीय संघ जो आप देख रहे हो ये यूरोप संघ का मैप है। और इसमें आप देख रहे हो ये सारा वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या हुआ कि ये देख रहे होंगे आप, एक मिनट, हाँ ये देख रहे होंगे, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड का मैप में ये यूरोप देश दिख रहा होगा आपको, ये यूरोप देश है। और यूरोप देश में जो है आपको, तो इसमें हुआ क्या कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब 1939 से 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो यूरोप देशों को हुआ था। और यूरोप देश में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ब्रिटेन, वहाँ के जो मतलब देश थे ब्रिटेन और फ्रांस को, इसका ज़्यादा नुकसान अधिक उठाना पड़ा था। इस कारण क्या हुआ कि जहाँ की वहाँ की जो स्थिति थी वो ज़्यादा खराब होने लगी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप जो यूनियन, यूरोप संघ इसमें बना, यूरोप यूनियन भी बोला जाता है इंग्लिश में से। यूरोप के जो देश थे उसमें ब्रिटेन था, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और इसमें जो इजराइल, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध में। और जब ये 1945 में जब ये ख़त्म हुआ तो जब इन देशों को जो ये स्थिति को ज़्यादा महसूस होने लगे, क्या हुआ था कि इस स्थिति को देखते हुए तो अमेरिका ने क्या करा, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका ने क्या करा, इस स्थिति को देखते हुए, जब द्वितीय विश्व युद्ध से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यूरोप देशों को हुआ, तो इसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप देशों ने अपनी जो स्थिति को सुधारने के लिए कोशिश की, और स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने यूरोपीय संघ बनाया। यूरोपीय जब संघ बनाया तो अमेरिका ने जब इस सुधार को करके में अमेरिका ने क्या करा, इन देशों की, यूरोपीय संघ देशों की सहायता की और उनके साथ आगे बढ़े। तो मैं आपको इसके बारे में फुल जानकारी देता हूँ। चलिए चलते हैं दूसरी स्लाइड की ओर। तो हम चलेंगे, ये देखिए ये है यूरोपीय संघ, मार्शल योजना। इसमें क्या हुआ, तो यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ के बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में पढ़ते हैं, इसमें चैप्टर में इसमें पढ़ते हैं हम। तो 1948 में क्या हुआ, अमेरिका द्वारा मार्शल योजना बनाई गई। मार्शल योजना क्या है, मार्शल योजना 1948 में अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना है, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कर गई। और 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कमेटी की स्थापना की गई। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि मार्शल योजना क्या है, तो आपको ये लिखना है कि 1948 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना बनाई गई थी, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। तो मार्शल योजना यही होती है। और जो 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया था, और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का स्थापना की गई थी। चलिए दूसरे देखते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ के क्या क्या उद्देश्य थे, तेज आर्थिक विकास करना, आपसी सहयोग करना, समान विदेश नीति, मतलब इसका कार्य था। इसकी जो उद्देश्य थे, क्या थे उद्देश्य, तेज आर्थिक में विकास करना, मतलब आर्थिक स्थिति में जो है एक दूसरे से आर्थिक स्थिति में विकास करना, मतलब आगे बढ़ना, और सहयोग में समान सहयोग देना एक दूसरे के देशों को आपस में, और सम्मान देना, विदेश नीति करना, ये इसका कार्य उद्देश्य था। चलिए आगे दूसरे देखते हैं। यूरोपीय संघ के झंडा क्या है, ये देखिए देख लेंगे 12 सितारे। तो एक नंबर का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो कैसा है, मतलब क्या है इसका उद्देश्य, इसका कारण, मतलब इसके क्या क्या महत्व हैं। तो इसका क्या है, इसका यूरोपीय संघ के जो है इसका अपना झंडा है, गान है, दिवस है, स्थापना दिवस है, ये मुद्रा यूरो है। और इन 12 सितारों का यूरोपीय संघ की पूर्णता, एकता, संघीयता एक प्रतीक माना जाता है। ये जो 12 सितारे देख रहे हो,
ये यूरोपीय संघ क्या है, ये यूरोपीय संघ का फ्लैग झंडा है। तो इसमें जो 12 सितारों को क्या क्या महत्व है, ये पूर्णता, एकता और संघता का प्रतीक माना जाता है, ये 12 सितारों का। जब 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना संविधान लाने की कोशिश की थी, पर यह सफल नहीं हो सका। जब यूरोपीय संघ ने 2003 में यह यूरोपीय संघ ने संविधान लाने की कोशिश की, पर यह सफल नहीं हो पाया। उसके बाद देखते हैं यूरोपीय संघ की जो है विशेषता क्या क्या है। यूरोपीय संघ की खुद की मुद्रा है यूरो, और यूरोपीय संघ जो है विशाल राष्ट्र राज्य हैं। यूरोपीय संघ की क्या और क्या क्या विशेषता है। यूरोपीय संघ 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन, इसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर था, जो यूएसए से कुछ ही अधिक था। और जो यूरोपीय संघ है वो 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और इसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर बन गया, यूएसए से भी कुछ अधिक था। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, जो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि विश्व व्यापार में यूरो का प्रभाव डॉलर की अपेक्षा 3 गुना है। मतलब जो यूरोपीय संघ है उसकी जो मुद्रा यूरो है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, जो अमेरिकी डॉलर के लिए कुछ खतरा बन गई है, क्योंकि विश्व व्यापार में यूरो का प्रभाव डॉलर की अपेक्षा 3 गुना है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं ये भी। जब यूरोपीय संघ है उसकी जो मतलब स्थायी सदस्य जो हैं वो ब्रिटेन और फ्रांस है, और परिषद के ये स्थायी सदस्य भी हैं, जिसके कारण यूरोपीय संघ का प्रभाव बढ़ गया है। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूरोपीय संघ का जो है प्रभाव बढ़ गया है। और यूरोपीय संघ विश्व व्यापार संगठन में एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है, और विश्व व्यापार संगठन के नीतियों को प्रभावित करता है। जो यूरोपीय संघ है वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्य करता है, और संगठन में महत्वपूर्ण कार्य में भी कार्य करता है, और विश्व व्यापार संगठन की नीतियों को भी प्रभावित करता है ये यूरोपीय संघ। चलिए धीरे से देखते हैं यूरोपीय संघ की जो सैन्य विशेषता क्या क्या है। वहाँ पे जो मतलब सैन्य स्थिति है यूरोपीय संघ की वो कैसी कैसी है। यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना 2 देश सदस्यों ब्रिटेन और फ्रांस के पास है। मतलब जो यूरोपीय संघ है और उसके अंदर जो ब्रिटेन और फ्रांस के सदस्य जो हैं उनके पास जो है परमाणु हथियार भी है, और 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा भी है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थायी सदस्य भी है, एक वीटो पावर भी इसे मिली हुई है। ब्रिटेन और फ्रांस को वीटो पावर मिली हुई है, वीटो पावर इनके पास है। आगे देखते हैं आसियान क्या है। आसियान के बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो आसियान दक्षिण पूर्वी देशों का एक संघ है, जो पूर्वी देश है। भारत में अभी मैं मैप लाया नहीं, उसमें दिखा रहा था। तो ये पूर्वी देशों का एक संघ है आसियान, जिसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 5 देशों ने की थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। जो 1967 में आसियान की स्थापना हुई वो 5 देशों द्वारा हुई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके जो पश्चात ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इस संगठन में शामिल हो गए। बाद में जो क्या हुआ कि जब 5 देश ने इसकी जो 1967 में बैंक घोषणा पत्र के द्वारा हस्ताक्षर करके 5 देशों ने जब इसकी स्थापना कर दी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इसके पश्चात जो है ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इस संगठन में शामिल हो गए। और वर्तमान समय में इसकी जो है 10 सदस्य हैं। पहले 5 सदस्य थे, फिर बाद में जो है इसके 10 सदस्य हो गए। ये 1967 में बना, ये याद रखना। आसियान कब बना था, ठीक है, 1967 में बना था। चलिए आगे देखते हैं आसियान का झंडा कैसा है। आसियान का ये झंडा है, फ्लैग है। तो बीच में 10 धान की बालियाँ को दिखाया गया है, जो कि आसियान के देशों की एकता को दिखाता है। ये देख रहे होंगे आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देख रहे होंगे आप, ये जो है 10 धान की बालियाँ हैं, जो एकता को दिखाता है, एकता का प्रतीक है। और नीला जो है आप ही देख रहे होंगे, नीला नीला ये नीला नीला जो है स्थिरता का प्रतिनिधित्व का करता है, मतलब शांति और स्थिरता और प्रतिनिधित्व का करता है, ठीक है ना। और ये देख रहे होंगे लाल लाल साहस और गतिशीलता को दर्शाता है। सफेद देख रहे होंगे आप, ये जो गोल गोल है सर्कल में, ये देख रहे होंगे आप, ये शुद्धता को दिखाता है। और पीला समृद्धि का प्रतीक है, पीला जो है वो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
ये इसकी विशेषताएं हैं आसियान की, झंडे की विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो आसियान का भी पूछ सकते हैं कि झंडे में क्या क्या प्रतीक है, इसका नीला लाल और सफ़ेद का क्या क्या प्रतीक है, तो ये आपको बताना है। और 10 दान की बालियों का दिखाया जो आसियान की एकता को दिखाता है। इसके बारे में भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, इसकी पूरी डिटेल के बारे में जानकारी की, ठीक है ना। तो इससे आगे बताता हूँ, आगे चलते हैं हम। तो आसियान शैली क्या है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। आसियान शैली क्या है, आसियान का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच अर्थव्यवस्था करना, सुरक्षा करना, राजनीति करना, संस्कृति करना। मतलब जो दक्षिण पूर्व के एशिया के देश हैं, एशिया जो पूर्व एशिया के देश हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, उनके बीच जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, इसका कार्य है आसियान का। और सुरक्षा को बढ़ाना है, राजनीति बढ़ाना है, सांस्कृतिक बनाना है, और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। दो देशों के बीच जो है ये कार्य करता है। मतलब वर्ल्ड में जो है ये वो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है इन सभी देशों के बीच, मतलब दक्षिण पूर्व जो देश हैं, उन सभी देशों के बीच ये अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है और सुरक्षा करता है। जो उन दोनों की मतलब दोनों में बढ़ाने का मतलब नहीं करता है, और दोनों की अर्थव्यवस्था को सुधारता है, सांस्कृतिक करता है और राजनीतिक में सहायता करता है, और संस्कृत में और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को भी मजबूत करना इसका कार्य है, करना है राजनीति भी। चलो आगे देखते हैं, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं। तो आसियान के जो मुख्य स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम कि आसियान के मुख्य जो स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। आसियान के मुख्य स्तंभ 3 हैं, आसियान सुरक्षित समुदाय, आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है पॉइंट, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान देशों ने यह समझौता किया है कि क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण एक से हल किया जाएगा तथा आसियान के देश एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अधिकारों का सम्मान करेंगे। मतलब जो पहला क्या कार्य है उनके दो देशों के बीच आसियान ने क्या कर रखा है, समुदाय में स्तंभ को, मुख्य स्तंभ क्या है कि आसियान देशों में जो वास्तव में स्थित देश हैं पूर्वी दक्षिण पूर्वी देशों में, तो उन्होंने क्या करा कि वो दो देश जो भी अपना शांतिपूर्ण से विवादों को सुलझाएंगे, और आसियान देश एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अधिकारों का भी सम्मान करेंगे। मतलब एक देश दूसरे देश की देशों में ज़्यादा दखल नहीं देगा, और उनके बीच शांतिपूर्ण से विवादों को सुलझाया जाएगा, और एक दूसरे की प्रभुसत्ता को अधिकारों को सम्मान भी करेगा एक दूसरों की, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और दूसरा पॉइंट है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का लक्ष्य इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास सहायता करना है तथा एक दूसरे के बाजारों का प्रयोग करने के लिए साझा बाजार की नीति बनाई गई है। आसियान का कार्य है कि आर्थिक समुदाय क्या है कि आसियान जो है आर्थिक समुदाय का लक्ष्य है क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास की सहायता करना है, और एक दूसरे के बाज़ारों का प्रयोग करके उनको ये अपने देश में लाकर जो है साझा बाजार की नीति अपनाई गई है, ठीक है ना। ये इसका भी दूसरा कार्य है जो आर्थिक स्थिति को सुधारना है दो देशों के बीच। और तीसरा पॉइंट है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक पॉइंट, ठीक है ना। आसियान का, आसियान देशों में सामाजिक समस्याओं जैसे अशिक्षा, उच्च नीची आदि को समाप्त करने के तथा आसियान देशों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाया गया है। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ध्यान रखना। मैंने इसमें मतलब स्पेस नहीं दिया, मैं इसमें दिया, तो इसके लिए वो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो इसके जो आसियान का तीसरा उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य यही है कि दो देशों के बीच जो है शिक्षा की ऊंच नीच, मतलब शिक्षा होती है, शिक्षा में ऊंच नीच करना, और मतलब कि बड़े बच्चों में ऊंच नीच करना, और छोटे बड़ों में मतलब आप समझ सकते हो ऊंच नीच आदि का समाप्त करके, और आसियान देशों की संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाया गया है, इसी कार्य के लिए यह जो है सामाजिक सांस्कृतिक बनाया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद है विजन। इसके विजन क्या क्या है 2020 के लिए।
इन्हें जो आसियान देश है उनने क्या क्या सोच रखा है 2020 के लिए। विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दे गई है। आसियान द्वारा आपसी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा की नीति से यह बात निकाला है कि इस तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया था। मतलब क्या है 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता देने गई है दे दी गई है। ठीक है ना। आसियान द्वारा आपसी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया है। नीति की बात निकाली है कि इस तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त कर दिया है। मतलब दो देशों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने की ये नीति 2020 में निकालने को तैयार है। कंबोडिया में क्या टकराव को समाप्त करने को भी किया गया था। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चीन का दौर, शुरुआती दौर क्या है, चीन में कैसे कैसे क्या हुआ और उसके बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे। चीन जो है 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना की गई। उसके बाद चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। मतलब जब ये चीन आया था 1949 में, जब ये चीन आया था तो इन्हें क्या करा कि अपने मतलब वर्ल्ड में आप सभी देशों से अलग कर खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। और शुरुआत में क्या करा, चीन की सरकार जो थी उनने नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योगों का विकास कर लिया अपने देश के अंदर ही रहकर। और मुद्रा में कमी होने के कारण उन्हें क्या मतलब जब अपने देश में बड़े बड़े नियंत्रणों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों का विकास किया तो उसके बाद जो है विदेशी मुद्रा जो है कम होने लगी, कमी पड़ने लगी। तो इसके कारण क्या करा कि उनने विदेशों से तकनीक और सामान मंगाना मुश्किल था। मतलब उसी कारण क्या था कि जब उसके पास विदेश मुद्रा कम होने लगी तो उसे क्या हुआ कि जब उसे विदेशों से तकनीक और सामान मंगाना था तो उसे मुश्किल होने लगा। और इसलिए चीन से सभी चीज़ों का उत्पाद देशों के अंदर करने ही कोशिश की गई थी। इसलिए क्या हुआ कि जब जब इसके पास मुद्रा कम हो गई, मतलब विदेशी मुद्रा में कमी आने लगी, तो उसके पास जो तकनीकी और सामान मंगाना था वो मुश्किल हो गया। विदेश से जब सामान मंगाना था तो वो मुश्किल हो गया। तो इसलिए क्या करा उन्होंने कि अपनी जो सामान बना रहा था, उत्पाद बना रहा था, मतलब कि जो नियंत्रण मतलब जो भी वस्तु बना रहा था वो अपने देश के अंदर ही बेचने की कोशिश कर रहा था, करी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जब चीन की अर्थव्यवस्था में कमी आने लगी तो उन्होंने क्या करा, चीन ने क्या करा 1972 में यूएसए से मित्रा कर ली। मतलब जब उसकी विदेशी जो मुद्रा थी वो कम होने लगी और धीरे धीरे क्या करा उन्होंने, जब वह अपने अंदर मतलब अपने देश के अंदर ही उत्पाद बनाता था और कार्य करता था और उसके बाद विदेशी मुद्रा कम होने लगी धीरे धीरे। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे क्या हुआ कि पहला पॉइंट इसका क्या है कि चीन ने जो क्या है 1972 में यूएसए से मित्रा कर ली, जिससे चीन से प्रभाव में वृद्धि हुई। उससे क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी चीन जो है अपने देश में ही सारी चीज़ें बनाने लगा था तो क्या करा, यूएसए से उनने मित्रता करके मतलब अमेरिका से मित्रता करके उनने अपने सामान को मतलब एक्सपोर्ट किया, बेचा उनने अपने दूसरे देश में। तो इससे क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति में उनका सुधार होने लगा, अर्थव्यवस्था में उसके सुधार होने लगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि 1973 में चीन ने कृषि उद्योग व सेना में अधिग्रहण का आरंभ कर दिया। मतलब धीरे धीरे क्या करा 1973 में भी उन्होंने कृषि उद्योग को सेना में अधिग्रहण आरंभ कर दिया, मतलब शुरुआत कर दी उद्योगों की 1973 में कृषि उद्योगों की। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है, 1978 में क्या करा चीन ने वहाँ के जो राष्ट्रपति नेता थे तो उन्होंने क्या करा देश शॉपिंग में नेतृत्व में खुले द्वार की नीति को अपनाया गया, जिससे औद्योगिक विकास बहुत तेजी से होने लगा। मतलब जब क्या हुआ, जब उन्होंने जो है चीन ने दूसरे देशों के साथ व्यापार करने लगा तो उन्होंने क्या करा खुले द्वार की अपनी नीति अपनाई गई। ये कौन थे, चीन के देंग शाओपिंग। 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई गई है, ये याद रखना आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि उद्योगों में विकास बहुत तेज़ी से होने लगा। और 1982 बहुत पॉइंट है, 1982 में कृषि का निजीकरण किया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि था जो मतलब चीन में कृषि होती थी उसका भी निजीकरण किया गया 1982 में और उत्पादन में वृद्धि होने लगी। पांचवा पॉइंट क्या हुआ कि चीन में विदेश निवेश को बढ़ावा देने के लिए SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। मतलब चीन में जो है विदेश निवेश को बढ़ावा को देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए गए। और छठा पॉइंट है इसका, चीन में 2001 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, जिससे चीन के प्रभाव में और भी वृद्धि होती गई। मतलब क्या हुआ 2001 में चीन ने जो है
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया, WTO का सदस्य बन गया, जिससे चीन के प्रभाव में वृद्धि होने लगी, आर्थिक स्थिति सही होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि भारत और चीन के संबंध क्या है, ये देखते हैं हम भारत और चीन के संबंध क्या है। भारत और चीन के संबंध स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही तनावपूर्ण है। मतलब जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसी के बाद जो है, उसके बाद भी चीन से साथ बहुत ज़्यादा संबंध खराब तनावपूर्ण है, क्योंकि दोनों के बीच सीमा विवाद, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, हाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है ना, कोई नहीं। एक गंभीर मुद्दा है दोनों के बीच, क्या है, चीन और भारत के बीच एक गंभीर मुद्दा है, तनाव का कारण है। वो क्या है, नंबर पॉइंट, चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। मतलब चीन जो था 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे देशों से संबंध तनावपूर्ण होने लगे। वो क्या था कि जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1950 में, तो उन्हें जो है वो दोनों देशों के, भारत और चीन के बीच ज़्यादा संबंध खराब होने, तनावपूर्ण होने लगे। उसका क्वेश्चन क्या है, दूसरा पॉइंट, 1959 में जब भारत ने तिब्बत लोगों को दलाई लामा को शरण प्रदान कर दी। मतलब क्या, 1950 में जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया चीन ने, तो वहाँ के जो दलाई लामा थे, तिब्बती दलाई लामा, उन्होंने, तो भारत ने क्या करा कि 1959 में तिब्बती दलाई लामा को अपने यहाँ शरण प्रदान कर दी। तो दोनों देशों के बीच संबंध और भी खराब होने लगे इस कारण। तो और तीसरा पॉइंट क्या है कि 1962 में जब चीन और भारत का आक्रमण करके बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण और बढ़ जाए। मतलब 1962 में क्या हुआ कि चीन ने भारत और आक्रमण के समय बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर, मतलब दोनों के बीच जो है कब्जा करने लगा ये, ठीक है ना, पर कब्जा हो गया, हाँ कब्जा कर लिया, जिससे जो दोनों के बीच जो है तनावपूर्ण और बढ़ गया 1962 में। और चीन ने भारत के विरुद्ध पारकी सैनिक और आर्थिक सहायता की है। मतलब कुछ संबंधों में क्या है कि जब चीन ने कभी कभार जो है पाकिस्तान की कुछ समय में आर्थिक और सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया और उनकी सहायता भी की है, जब भारत और पाकिस्तान की जब हमारी विरोध था और दोनों के बीच जो संबंध खराब थे भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि चीन ने जो है पाकिस्तान की मदद की और सैनिक और आर्थिक सहायता भी की है उन देशों के बीच, ठीक है ना। तो अगले चलते हैं, जब वे दूसरे देशों के साथ व्यापार करने लगा चीन, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब चीन और भारत के संबंध जो खराब थे, वह धीरे धीरे स्थिति में आने लगा। वो कैसा है कि जब 1985 में राजीव गांधी जो थे, भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या करा, चीन का दौरा किया, चीन की यात्रा की, जिससे संबंधों में और सुधार हुआ। जब दूसरा पॉइंट है, 1991 में भारत ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया और जिससे दोनों देश की आर्थिक संबंध की स्थिति और भी स्थापित हो गई। मतलब क्या हो कि जब 1985 में जब राजीव गांधी जो है चीन की यात्रा करी, और उसके साथ जो क्या हुआ कि जब उनके दो के बीच, भारत और चीन के बीच जो है सुधार हुआ। जब 1978 में अटल बिहारी जी गए थे, तो वह चीन गए थे, तो वे वहाँ पे मतलब उनके साथ संबंध अच्छे नहीं बना पाए थे। तो जब चीन गए, चीन में जो है, जब ये मिस्टेक है, ये एक नहीं, ये एक मिनट, ये राजीव गांधी 1988 में गए थे। 1988 में जो है राजीव गांधी ने जो है चीन की यात्रा की, और चीन की यात्रा जब की तो वह सुधार के लिए बांधे हुए, सुधार में बांधे हुए, मतलब जो चीन और भारत का था, वो स्थिति जो खराब थी वो सुधार की स्थिति में बढ़ने लगी। और उसके साथ साथ क्या हुआ, 1991 में जो है वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया, और जिससे दोनों देश की आर्थिक स्थिति भी, संबंध जो है स्थापित होने लगे। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, सुधारों में जो संबंधों में सुधार थे वो भी धीरे धीरे होने लगे। वो कैसे हुआ, वो आपको बताता हूँ, एक मिनट, क्या वो संबंधों में सुधार भी होने लगे दोनों के बीच। जब राजीव गांधी जी गए, जब वहाँ का दौरा किया, चीन का जब यात्रा की, तो दोनों के बीच जो है संबंध में सुधार होने लगे। संबंध में सुधार होने के बाद जब क्या हुआ कि वैश्वीकरण को अपनाया गया, चीन ने जो है वैश्वीकरण को अपना लिया। पंचशील की जो योजना थी वो भी हस्ताक्षर किया उन्होंने।
दोनों देशों के बीच पंचशील योजना में हस्ताक्षर हुए, समझौता हुआ। पंचशील योजना जो थी वो दोनों की, चीन और भारत के बीच भी पंचशील योजना समझौता हुआ। और जो है आर्थिक सहयोग जो है वो व्यापार बढ़ा, दोनों के बीच सहयोग बढ़ा, व्यापार बढ़ा। और अधिक से अधिक जो है इन दोनों में मतलब धीरे धीरे जो है तकनीकी विकास में, परिवहन विकास में और आर्थिक देश में मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इन दोनों के बीच विकास बढ़ने लगा, आर्थिक स्थिति में जो है दोनों के बीच विवाद जो मतलब क्या था कि जब भारत तथा चीन बातचीत के द्वारा सीमा विवाद को हल करने के लिए तैयार हो गए। मतलब क्या हुआ कि जब सीमा विवाद चीन का जो था वो सीमा विवाद के चक्कर में वो है मतलब लड़ाई कर रहा था, मतलब विवाद कर रहा था। तो उससे क्या हुआ कि वो उन्होंने क्या करा, अपने विवाद को जो सीमा विवाद का था हल करा, वो दोनों ने मिलकर सुलझा लिया, तैयार हो गए, सुलझाने के लिए तैयार हो गए। 1992 में जो है दोनों देशों का व्यापार 33 करोड़ अरब डॉलर हो गए, 33 करोड़ डॉलर हो गया था। और जो 2006 में 18 अरब डॉलर हो गया था। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, उन दोनों के बीच जो है चीन और भारत के बीच व्यापार अधिक से अधिक बढ़ने लगा। जब 1992 में वह 33 करोड़ अरब डॉलर था व्यापार, और धीरे धीरे वह 2006 में 18 अरब डॉलर हो गया। मतलब इतनी तेज वृद्धि हुई कि 33 करोड़ अरब डॉलर से सीधा 18 अरब डॉलर तक वह पहुंच गया, 33 करोड़ डॉलर से 18 अरब डॉलर पहुंच गया। और विज्ञान तकनीकी विकास में, परिवहन आदि क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ा रखा है, और जिससे संबंधों में भी सुधार हुआ है। मतलब चीन से जो है एक्सपोर्ट होता रहता है भारत में, भारत से चीन में एक्सपोर्ट होता है। जैसे चाइना का माल आता है, आपने देखा भी होगा, चाइना का माल जो है भारत में एक्सपोर्ट होता है, और बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है भारत में, चीन का माल। और उसी तरीके से तकनीकी माल आता है, मतलब टेक्नोलॉजी माल आता है, मतलब ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र में भी माल आता है उसका। और विज्ञान के क्षेत्र में परिवहन, जो मतलब बैटरी रिक्शा हो गया, आपने देखे होंगे, वो भी इस स्थिति में जो है ई रिक्शा हो गई, ये जो है चीन से ही बनी है। और चीन का जो व्यापार है, चीन का जो सामान है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं, वो आपको भी पता है। और ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं भारतीय लोग, कहीं मतलब कई देशों में, ये पूरे विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट होता है माल चीन का। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जब दोनों की भी सुलह हो गई, चीन वो सीमा विवाद का, तो धीरे धीरे दोनों देशों के बीच जो है व्यापार बढ़ने लगा। और विज्ञान के तकनीकी क्षेत्र में भी, इनका क्षेत्रों में दोनों के बीच आपसी सहयोग भी बढ़ा, और जिससे संबंधों में भी सुधार होने लगा। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच जो है सुधार बहुत तेज़ी से बढ़े, और आर्थिक स्थिति में उन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आज की वीडियो में एक ये बताना था, तो आपने देखा होगा सारा चीज़ जो है मैंने, आई होप आपको समझ आया होगा सारा कुछ। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखना, एक बार और देखना, तो आपको पूरी क्लियर हो जाएगा, आई होप। तो ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों में, ठीक है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू।